अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज के मेहमान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सायरा सैयद। और आज के हमारे मेहमान बड़े ही डेडिकेटेड एंटरप्रेन्योर हैं। मैं बात कर रही हूं वकार चौधरी की। तो आइए चलकर जानते हैं उनकी लाइफ में क्या इन है क्या आउट है। अस्सलामुअलैकुम वकार, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वकार, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्या सोच आई थी कि आपने कहा कि मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है? बेसिकली मैं बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर ने 1978 में कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट की थी और तकरीबन ही वाज ऑफ 18 इयर्स एज एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी से हम काम करते हैं। 91 में हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी, टाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आप बैकग्राउंड में भी देख रहे हैं। और 2012 में मेरी ग्रेजुएशन के बाद मैंने 7 माह जॉब की थी एक फाइनेंशियल कंसल्टिंग फर्म में, एक जनरल ओवरव्यू लेने के लिए कि कौन से बिजनेसेस कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से लुक्रेटिव बिजनेसेस हैं। तो एक जनरल ओवरव्यू मेरा अच्छा मिला। उसमें DHA लाहौर के लिए 3 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की फिजिबिलिटीज़ का हमने काम किया। उसके बाद मैंने अपना इंडिपेंडेंट कंसल्टिंग 3 बड़े ग्रुप्स के साथ किया। एक टर्किश कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड की। यहाँ पे 2 बड़े ग्रुप हैं, एक MDS फूड्स के नाम से काम कर रहे हैं और एक फैशन अपैरल का ब्रांड है रिनाउंड काफ़ी। तो उनके लिए हमने कुछ स्टडीज़ कंडक्ट की और उन्हें डिलीवर किया, लेकिन हमारी मार्केट कुछ इस नेचर की है जो इस चीज़ को वैल्यू नहीं करती और उसमें हमें कुछ पेमेंट्स के इश्यूज़ रहे, तो वो मुझे वाइंड अप करना पड़ा और फिर मैंने फैमिली बिजनेस को ही फॉर्मली ज्वाइन किया। अच्छा, जब ये वाइंड अप से पहले आपकी फैमिली सपोर्ट थी फुल? जी, फैमिली ने मुझे स्टार्ट से ही सपोर्ट रखी और एक बचपन से ही सुनते आ रहे थे कि जॉब की तरफ हमारा रुझान नहीं था। ओवरऑल पूरी फैमिली का भी, और फैमिली का एक इन्फ्लुएंस आता है हमारे पर्सनैलिटी पे भी। तो हम सभी भाइयों का हम बचपन से ही ये सुनते आ रहे थे, फादर को भी बिजनेस करते ही देखा। तो हमारा बचपन से एक इंक्लिनेशन यही थी कि हमने बिजनेस की तरफ ही जाना। जी। अच्छा, वैसे आजकल की अगर मैं बात करूँ तो लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि बिजनेस करें या जॉब करें, तो व्हाट डू यू सजेस्ट? बिजनेस दैट्स अ $1 million क्वेश्चन। बेसिकली बिजनेस कुछ रिस्क टेकिंग मांगता है, उसमें आपको रिस्क भी लेना पड़ता है, आपको डेडिकेशन भी देनी पड़ती है। जॉब 9 to 5 होती है, 9 to 6 होती है, बट बिजनेस 24 आवर्स होता है। आपको 24 आवर्स, उसके अपने कुछ प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, बिजनेस के भी जॉब के भी। लेकिन अगर आप सेट टाइम टेबल पे चलना चाहते हैं तो फिर आप डेफिनेटली जॉब की तरफ जाएंगे। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिर आप डेफिनेटली जॉब को प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आप ये कैपेबिलिटीज़ के साथ बिजनेस में एंटर होते हैं तो डेफिनेटली ये रिवॉर्डिंग होता है। बिजनेस अल्टीमेटली रिवॉर्डिंग होता है, प्लस ये फुलफिलिंग होता है। जॉब बेसिकली आपको कभी भी ये सेटिस्फेक्शन नहीं देगी कि आपकी वजह से चंद घरानों का रोज़गार चल रहा है, लेकिन बिजनेस से आपको ये फुलफिलमेंट मिलती है। और मेरे ख्याल से अल्टीमेटली जॉब या बिजनेस हो, हमें एक इनर पीस की ज़रूरत रहती है, तो उसकी तरफ बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस चीज़ का। ट्रैवल ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। पाकिस्तान की मार्केट में रहते हुए, काम करते हुए एक इनक्लोज्ड किस्म का व्यू पॉइंट रहता है, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं, मेरा UAE के विजिट रहा, कंपनी से मुलाकातें रही, उसमें टोटली डिफरेंट एक आपको सिनेरियो मिलता है जी, एक्सपोजर मिलता है। तो उसने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। पहला विज़िट मेरा UAE का ही था, वहाँ पे भी कुछ कंपनीज़ के साथ हमने काम स्टार्ट किया। और पाकिस्तान में जी बेसिकली वो एक बिल्डिंग एक्सपो थी, वहाँ पे ऑलमोस्ट 1500 कंपनीज़ का एग्जीबिशन था, जिसमें से पाकिस्तानी आई गेस 1-2 कंपनीज ही थी, लेकिन अदरवाइज़ वहाँ पे पूरी दुनिया से कंपनीज आई हुई थी। नई टेक्नोलॉजीज़ थी, नई अप्रोचेस थी वहाँ पे देखने में मिली, जो हमारे यहाँ पे जी।
और हमें एक लिमिटेशन फील हुई कि यहाँ पे मार्केट के अंदर क्या लिमिटेशन है हमारी। तो उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जिनका मार्केट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था पाकिस्तान में। उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं कंपनीज़ को हम यहाँ पे लेके आए, उन्हें स्टडी किया और हम प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिज़ाइनर्स के साथ, आर्किटेक्ट्स के साथ हमने उसको स्टार्ट किया। तो ये हमारा फॉर्मल एक एंट्री थी ट्रेड साइड पे। इससे पहले हम सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग में ऑलरेडी हम काम कर रहे थे। जी। अच्छा वकार, आपने इतना कुछ किया, इतना कुछ, तो आप कभी लाइफ में डीमोटिवेट नहीं हुए? ये बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। डिमोटिवेशन वो आपको मल्टीपल टाइम्स फील होती है। आपको फील होती है कि आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, आपको लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन के अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं, आप कुछ चीज़ों को पुश करना चाहते हैं लेकिन रेड टेपिज्म हमारे यहाँ पे होने की वजह से आप डीमोटिवेट होते हैं। मेरे ख्याल से हमारा रेड टेपिज्म है और हमारी बिजनेस कम्युनिटी की चंद एक अप्रोचेस हैं जो काफ़ी डीमोटिवेटिंग है किसी भी बिज़नेस करने वाले के लिए या नया बिज़नेस स्टार्ट करने वाले के लिए। मैंने पॉइंट आउट करता हूँ कि यहाँ पे आप नॉलेज शेयर नहीं करते हैं। आप किसी को भी आप देखेंगे आप कि वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है, वो आपसे मशवरा करने आएगा, आप उसे डिमोटिवेट करेंगे। ये हमारे बिज़नेस कम्युनिटी के चंद एक डाउन साइड्स मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड, आप लोगों के पैसे पे काम करना चाहते हैं। एक सपोज कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो सप्लायर्स को एंगेज करती है, वो सप्लायर्स को एज एन इन्वेस्टर वो ट्रीट करना शुरू कर देती है कि आप मटेरियल भी दें, आप 6 माह वेट करें, साल वेट करें, आपको पेमेंट की कोई गारंटी नहीं है। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो काफ़ी डीमोटिवेटिंग है हमारी मार्केट में। फिर रेड टेपिज्म में हमारा गवर्नमेंट के इश्यूज भी आ जाते हैं जिसमें अप्रूवल्स और फिर टैक्सेशन के मामला। टैक्सेशन तो एज सच स्ट्रेट फॉरवर्ड मामला आता है, लेकिन काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनके लोगों से हमें डील करना पड़ता है। तो ये भी थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग है। आप चाहते हुए भी आप इस साइड पे, मतलब कि आप चाहते हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना चाह रहे हैं, आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं और बिल्कुल किसी किस्म की कोई आप अनड्यू फेवर नहीं करना चाह रहे लोगों की, लेकिन फिर भी आपको करनी पड़ती है अपना काम चलाने के लिए। तो ट्रेड में ये फैक्टर्स थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काफ़ी अच्छा ओवरऑल जर्नी रही। और जी वो ये स्टार्ट था कैंडिड ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड का। इस प्लेटफॉर्म से हमने B2B सेगमेंट के क्लाइंट्स को सर्व किया। बड़े प्रोजेक्ट्स थे जैसे पैकेजेस है, एम्पोरियम मॉल है, इस्लामाबाद मेट्रो है, कोयटा एयरपोर्ट, मुल्तान एयरपोर्ट, ये प्रोजेक्ट्स हम इनके साथ इंगेज रहे। और 2017 से बेसिकली मैं स्केल करना चाह रहा था इस बिज़नेस को, ट्रेड बिज़नेस को स्केल करना चाह रहा था। लेकिन जब हम B2B में एक स्पेसिफिक सर्विसेज और प्रोडक्ट्स में डील करते हैं तो हमारा स्केलेबिलिटी का फैक्टर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। स्केलेबिलिटी के लिए मैं डिफरेंट मॉडल्स को स्टडी करता आ रहा था, साथ साथ बिज़नेस को एग्जीक्यूट करने, उसके ऑपरेशंस को देखने के साथ साथ मैं देखता आ रहा। 2017 में बेसिकली मैं ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट करना चाह रहा था, build.com.pk, एक मार्केट प्लेस के तौर पे जिसमें मल्टीपल सेलर्स हमारे साथ पार्टनरशिप में मार्केट में अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करें, अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करें। और बेसिकली इनफॉर्मल मार्केट है जिसमें हम डील करते हैं। इनफॉर्मल इन द सेंस कि आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके पास एक सेट ऑफ सप्लायर्स है, एक ग्रुप ऑफ सप्लायर्स है जिनसे वो कोऑर्डिनेशन में सभी प्रोजेक्ट्स के लिए, और वो उनसे कॉल पे रेट्स वगैरह लेते हैं, अपने टेंडर फिल करते हैं। प्रोसीजर इस तरीके से चलता है। आपके ट्रांसपेरेंसी आपको नहीं मिलती। एक 2-3 सप्लायर्स मिलके एक रेट सेट कर लेते हैं, कोई सप्लायर उससे नीचे नहीं। अल्टीमेटली गवर्नमेंट और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हमारे वो इससे ओवरऑल उसमें कॉस्ट में इंक्रीज हो जाता है, बजट से ज़्यादा चले जाते हैं। मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स हमारे बजट से ज़्यादा चले जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, इनएफिशिएंट मार्केट है कि अगर आपके पास कोई अच्छा सप्लायर है, आप उससे चला रहे हैं काम, लेकिन एक रेट सेट चल रहा है मार्केट में और आपको उस सप्लायर के रिव्यूज़ भी नहीं पता। मतलब नॉर्मली घरों का और इंटीरियर में प्रॉब्लम होता है लोगों को, वो फर्नीचर इंटीरियर वाले लोगों को एडवांस पे कर देते हैं, उसके बाद उन्हें ना व्हाट्सएप मिलता है, ना बंदा मिलता है, ना उसकी कॉल मिलती है।
तो ये बेसिकली अकाउंटेबिलिटी भी नहीं थी इसमें, ट्रांसपेरेंसी भी नहीं थी, सेंट्रलाइज सिस्टम भी नहीं है। लाहौर की कंपनी का स्केल लाहौर तक है, अगर उसे इस्लामाबाद में कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है उसे ढूंढना पड़ता है, उसके लिए एक नई प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती थी। अगर उसका मुल्तान में प्रोजेक्ट है तो लाहौर से उठ के जाना पड़ता था। तो कंपनीज का स्केल भी इस सारी चीज़ से अफेक्ट हो रहा था। 2017 से बेसिकली ये आइडिया था, मैंने इस पर काम स्टार्ट किया, लेकिन दरमियान में हमारा अपनी एंगेजमेंट की वजह से, फिर कोविड डेज़ की वजह से ये प्रोजेक्ट थोड़ा रुका रहा। कोरोना ने कितना असरअंदाज किया आपको? कोरोना बेसिकली काफ़ी अनफॉर्चुनेट थी में काफ़ी बिजनेसेस को अफेक्ट किया। हमारे ट्रेडिशनल मॉडल्स में इसका काफ़ी इफ़ेक्ट आया। प्रोजेक्ट्स में डिले आए और पेमेंट इश्यूज थे। नए प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस वो नहीं रहा जो कोरोना से पहले था। लेकिन एक पॉजिटिव इसके अंदर आउटकम ये रहा कि इसमें ई कॉमर्स की जो मार्केट थी वो हमारी मैच्योरिटी की साइड पे उसने काफ़ी स्पीडीली उसने एक्ट किया और एक मार्केट डेवलप होना शुरू हो गई। लोग ऑनलाइन ऑर्डर करना शुरू हो गए, इवन ग्रोसरीज भी। तो कोविड ने, जो मैं देख रहा था 5-10 साल लगेंगे मार्केट को इस मॉडल पे तैयार होने के लिए, वो कोविड ने 1-1.5 साल 2 साल में लोगों को तैयार कर दिया इस चीज़ के लिए। दिस वॉज द राइट टाइम कि मैं build.com.pk को प्रॉपरली लॉन्च करता। तो कोविड डेज़ में बेसिकली मैंने कुछ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी लिया IT स्किल्स के ऊपर, अपनी टीम भी ऑर्गेनाइज़ की और बेसिकली IT सर्विसेज के ऊपर हमने एक अपनी टीम ऑर्गेनाइज़ करके हमने फॉरेन क्लाइंट्स को उसकी सर्विसेज देना स्टार्ट की, ताकि हमारे टीम कोहेजन एक डेवलप हो जाए और हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर भी उसी तरीके से काम करें। क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट का टोटली आउटसोर्स नहीं करना चाह रहा था, इसकी डेवलपमेंट, इसके ऑपरेशंस, वो उसे आउटसोर्स नहीं करना चाह रहा था, मैं इन हाउस इसे डेवलप करना चाह रहा था, क्योंकि हमारी मार्केट बड़ी स्पीड से चेंज होती है तो मैं अकॉर्डिंगली एक्ट कर सकूं। फिर इसके ऊपर हमारी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी मिड 2022 में हमारी इस पर डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। और जब हमने इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट की तो फिर हमने और कोई किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया, हमारी पूरी टीम इसी के ऊपर ही डेवलपमेंट पे काम कर रही थी, मैं खुद भी उसका पार्ट था। और जी, स्टार्टअप से आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखें जी, आपको मैं थोड़ा सा टाइम मैंने लूज़ किया इस सारे सिनेरियो में। स्टार्टअप्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है। आप सोचते हैं कि मेरा आइडिया फुल प्रूफ हो, कोई आइडिया दुनिया का फुल प्रूफ नहीं है। इवन $multi-billion बिजनेसेस भी, उनके आइडियाज़ भी फुल प्रूफ नहीं है। उन्हें मार्केट के साथ पिवट करना पड़ता है, उन्हें डेवलप करनी पड़ती हैं चीज़ें। लेकिन अगर आप कहते हैं कि एक परफेक्ट प्रोडक्ट के साथ आप मार्केट में एंट्री लें, ऐसा कभी भी नहीं होता। आप एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाएं, आप उसके साथ मार्केट में एंटर हो, आप मार्केट को टेस्ट करें, आप अपने प्राइसिंग मॉडल को टेस्ट करें, आप अपनी कस्टमर बेस को टेस्ट करें और आप लॉन्च करें। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसमें फीचर्स ऐड करते जाएं और आपके लिए सारा सक्सेसफुल है। लेकिन इस सब को आप इस जर्नी पे जाने के लिए आपको सबसे पहले एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है। उसका मतलब ये है कि आप जो सोच रहे हैं, सभी लोग अपनी लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पे कोई ना कोई आइडिया के साथ वो सोचते हैं मैं ये स्टार्ट करूँगा, कई साल उसके साथ जागते हैं और उसके साथ ही सोते हैं, लेकिन वो उसको स्टार्ट नहीं कर पाते। तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट आप ज़रूर लें, रिस्क लें, लेकिन आप मिनिमम रिसोर्सेज के साथ, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के साथ मार्केट में एंटर हों, क्लाइंट बेस एक डेवलप करें, लोगों के लिए आसानी पैदा करने पे जाएं, चाहे वो आपकी प्रोडक्ट के थ्रू हो, चाहे आपके मशवरे के थ्रू हो। तो लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, आपको इन रिटर्न वो चीज़ लाजमी फेस करनी पड़ेगी। प्लस जब आप एक मरतबा स्टार्ट ले लेते हैं, पहला स्टेप आपके ऊपर है, सेकंड आपके लिए अल्लाह रास्ते बनाता है। और डेफिनेटली जब आपने एक पहला स्टेप ले लिया तो आप फील करेंगे कि आपके लिए रास्ते बन रहे हैं। डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप समझते हैं आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे अपनी प्रोडक्ट के लिए। इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि जिस प्रोडक्ट के साथ आपने स्टार्ट किया है सेम प्रोडक्ट ही आपकी जो सक्सेसफुल प्रोडक्ट के तौर पे आए। आपको नए रास्ते, नए असबाब मिलते हैं, आप प्रोडक्ट को भी चेंज करते हैं, आप ऑल टुगेदर पूरी इंडस्ट्री को भी चेंज कर देते हैं। अच्छा, मैं
वकार मुल्की हालात को मद्देनजर रखते हुए जी। मुझे ये बताइए अगले 5 सालों में कहाँ देखते हैं खुद को? अभी तो काफ़ी एम्बिगुअस सिचुएशन है पाकिस्तान की। इवन हमारे लिए तो जो फॉर्मल कोर्ट्स हैं वो काफ़ी सोच समझ के देनी पड़ती है, क्योंकि जब हम एक मरतबा सबमिट कर देते हैं तो हमें उसी के ऊपर डिलीवर करना पड़ता है प्रोजेक्ट को। सही। डॉलर की फ्लक्चुएशन आपके सामने पिछले 2 दिन है 6%, काफ़ी बड़ा एक जंप है, और डेप्रिसिएशन है पाकिस्तानी करेंसी में। ऐसे सिनारियों में हमारे पास एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नहीं होता मार्केट में जो सर्कुलेशन है रिसोर्सेज की, स्पेशली पैसे की जो सर्कुलेशन है वो बिल्कुल रुक जाती है, क्योंकि लोग सब अपने मटेरियल को और अपने पैसे को रोक के बैठ जाते हैं कि जब प्राइसेस स्टेबल होंगी, मार्केट स्टेबल होगी, तो वो तब किसी भी चीज़ को, किसी भी नए वेंचर को, किसी भी ट्रांजैक्शन को तब एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमारे लिए पॉलिटिकल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पॉलिटिशियंस को भी, हमारे इस्टेब्लिशमेंट को ये चीज़ समझनी होगी कि जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी, बिज़नेस के लिए एक साजगार माहौल नहीं बनेगा, तो हमारा बेसिकली जो चीज़ डेवलपमेंट में भी हैं, जो अभी चल रही हैं, वो भी अफेक्ट हो रही हैं। इस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स, इस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस भी इससे अफेक्ट हो रहे हैं। तो स्टार्टअप्स के लिए तो ये आप समझ लें कि ये एक डेथ एनवायरनमेंट बन जाता है। तो स्टार्टअप्स को सर्टेनिटी चाहिए, इवन इस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस को भी यही चाहिए। तो आप सिर्फ पॉलिटिकल सर्टेनिटी को इंश्योर कर दें, बाकी काम बिजनेस कम्युनिटी का और यहाँ की हार्ड वर्किंग क्लास का, बाकी काम वो करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था और अब कितना फर्क महसूस करते हैं आप, तब और अब में? मैं आपको 2013 में लेके जाऊंगा। अंटिल 2018 बिजनेस वाज क्वाइट गुड। ओके। और ओवरऑल डेवलपमेंट सेक्टर, क्योंकि मेरा ताल्लुक डेवलपमेंट सेक्टर से है, तो मैं उसी को ज़्यादा क्लोजली देख सकता हूँ। डेवलपमेंट सेक्टर ने काफ़ी लुक्रेटिव गेन्स किए थे। आपके सामने ही काफ़ी मेजर प्रोजेक्ट्स इस टाइम फेज में कंप्लीट हुए। एक मार्केट में इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा जनरेट हुई, लोगों का पर कैपिटा इनकम में उन्हें गेन नज़र आया, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको एक इम्प्रूव्ड देखने में मिला। लेकिन 18 के बाद से हमारा ये अनसर्टेनिटी स्टार्ट हो गई थी। किसी बिजनेस को नहीं पता था कि कल हमारा क्या सिनेरियो होगा, कल क्या होगा। जी। तो आप समझ लें कि इतना 2018 देन कोविड ने एक एक्स्ट्रा, पाकिस्तान तो फिर भी मैं पर्सनली समझता हूँ बाकी दुनिया की निस्बत हम से कुछ इंसुलेटेड रहे हैं, हमारे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया। लेकिन पूरी दुनिया के आप समझ लें कि बिज़नेस सेटअप को इसने इफेक्ट किया था बहुत सिवियरली। नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आई थी, लेकिन मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है, वर्किंग क्लास है, वो सफरिंग एंड पे थे इस सारे फेज में। और पाकिस्तान में एक ऑलरेडी अनसर्टेनिटी चल रही थी, कोविड ने मज़ीद ऐड कर दिया, और उसके बाद से हमारे जो करंट सिनेरियो चल रहा है, तो इससे ये बिज़नेस के लिए ये सब कुछ जो है वो फेवरेबल नहीं है। बिज़नेस अफेक्ट होते हैं, सभी के सभी बिज़नेस अफेक्ट होते हैं, और ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाला है जो सर्विस सेक्टर है, जो हार्ड वर्किंग क्लास है हमारा, जो मिडिल क्लास है, ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, कहते हैं जो गरीब है वो गरीब ही है, और जो अमीर है वो अमीर है। जी, ये बेसिकली इनकम डिस्पैरिटी जो है, इसका सबसे बड़ा आउटकम हमारे सामने इनकम डिस्पैरिटी है। अमीर से अमीरतर हो रहा है, और गरीब के लिए अपने लवाजमात, जी, वो लवाजमात पूरे करना भी मुश्किल है। We will be right back after a short break. Don't go anywhere. Stay tuned with us. तो आज के हमारे मेहमान है एक एंटरप्रेन्योर, मैं बात करी वकार चौधरी की। तो वकार, हमें बताइएगा कि आप किस तरह से अपने जो बिजनेस है उसको बाकी जो आपके कंपेटिटर्स तो होंगे उनसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं आप? बेसिकली इससे सिमिलर मॉडल्स पहले लॉन्च हुए हैं, और वो ऑलमोस्ट सभी
जो हैं वो क्लोज़ हो चुके हैं। उनमें उनकी जो चंद एक गलतियाँ थी उसे मैंने स्टडी किया है और मैं वही मिस्टेक्स अवॉइड कर रहा हूँ अभी तक सो फार। नए जो वेंचर्स हैं स्पेशली टेक स्पेस के अंदर, उनमें से भी कुछ लोग जैसे अभी रिसेंटली बाज़ार टेक्नोलॉजीज़ ने एक फंडिंग सिक्योर की है, वो इस सेगमेंट को अभी अप्रोच कर रहे हैं। तो वो डेफिनेटली वो फंडिंग के साथ आ रहे हैं, वो डेफिनेटली उनके ऑपरेशंस और लेकिन वो प्योरली B2B सेक्टर को देख रहे हैं, तो उनकी एक्टिविटीज़ से हमें सीखने का भी मौका मिलेगा। बेसिकली देयर विल बी अ गुड बेंचमार्क फॉर अस टू सी व्हाट टू फॉलो और नॉट टू फॉलो। अच्छा बताओ, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर कितना कठिन है? एज सच आप कठिन तो मैं नहीं कहूँगा। आई रियली एंजॉइंग दिस बिजनेस और क्योंकि स्टार्ट से यही करते आ रहे हैं और स्पेशली जब ये रिवॉर्डिंग भी हो तो बेसिकली काम ही आपकी हॉबी बन जाती है। और हाँ जी, प्लस इसमें ट्रैवलिंग का जो एक बाय प्रोडक्ट है, वो ट्रैवलिंग मुझे वैसे पसंद है। अच्छा, तो ये हाँ जी, तो मैं आई रियली एंजॉय बीइंग ऑन दिस वेंचर एंड ऑल ऑफ थिंग्स। माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं कि एक एंटरप्रेन्योर में क्या क्वालिटीज आपको लगता है कि वो होनी चाहिए? कोई सेट क्वालिटीज़ नहीं है। मैं बेसिकली जो नॉर्मली हम यही वर्ड्स यूज़ करते हैं सभी लोग एडवाइस करने के लिए, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, लेकिन इसका एलिमेंट मैं इस तरीके से रख लूँगा कि आप सपोज़ कंसिस्टेंसी को मैं इस तरीके से एग्जांपल के तौर पे दूँगा कि आप एक फलदार पौधा प्लांट करते हैं, उसको आप कंसिस्टेंटली पानी देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसकी बीमारी में उसकी तलाफ़ी करते हैं, 3 साल 2 साल के बाद वो फल देना शुरू करता है और उसके फल देने का टाइम काफ़ी लंबा अर्सा होता है, अप्रॉक्सीमेटली 15-20 साल। तो जो 2-3 साल का पीरियड है वो आपकी कंसिस्टेंसी है, ठीक है। जस्ट बिफोर रीपिंग द फ्रूट जो आपकी डेडिकेशन, कमिटमेंट, हार्डवर्क है, वो सब समराइज हो जाता है आपकी कंसिस्टेंसी के अंदर। तो ये कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है, आप जैसे भी करें, जो भी करें, प्लस आप फीडबैक लें लोगों से। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ज़रूरी है। सभी एंटरप्रेन्योर, सभी बिजनेस पर्सन, आप इवन जो फॉर्मल एजुकेशन नहीं भी गुजरे, आप उन सब में एक चीज़ कॉमन देखेंगे, वो कॉन्टिन्यूसली सीख रहे हैं। तो लर्निंग का प्रोसेस कभी भी रुकना नहीं चाहिए। वो आप अपने सबॉर्डिनेट से भी लर्न कर सकते हैं, आप फॉर्मल एजुकेशन से भी लर्न कर सकते हैं, आप अपने कंपेटिटर, अपने सप्लायर, बिजनेस पार्टनर से भी लर्न कर सकते हैं। तो सभी लोग आपको कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं। लर्निंग का एस्पेक्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है एंटरप्रेन्योर की। दे आर एडेप्टिव, एक्सट्रीमली एडेप्टिव। वो कोई ट्रेंड देखते हैं मार्केट में, वो फ़ौरन अडेप्ट करते हैं और वो ही सर्वाइव करते हैं। बेसिकली अडेप्टेशन इज़ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस ऑल्सो। और हमारे बिजनेस लैंडस्केप में भी अडेप्टेशन एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है फॉर सर्वाइवल। थ्राइविंग के लिए भी ये फ्रूटफुल है, लेकिन सर्वाइवल के लिए तो ज़रूरी है। ओके। अच्छा मुझे बताइए, फियर और डाउट का कैसे मुकाबला करते हैं आप? जब भी आपने कोई डिसीजन करना है, बेसिकली बिजनेस इज़ ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। तो किसी भी डिसीजन में आपको कुछ फियर भी रहते हैं, कुछ डाउट्स भी रहते हैं, लेकिन आपने जो बेस्ट जो अवेलेबल ऑप्शन है, इंफॉर्मेशन आपके पास है करंट सिनेरियो में, उसकी बेस के ऊपर आपने बेस्ट डिसीजन लेना है। जो आप समझते हैं इस डिसीजन से बेस्ट आउटकम मेरे लिए, बिज़नेस के लिए, मेरे साथ जुड़े जो लोग हैं उनके लिए और ओवरऑल एज ए सोसाइटी, उन सब के लिए एक बेस्ट आउटकम निकल रहा है, तो आपने उस अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपने वो डिसीजन लेना है। आप उसे डिले भी नहीं कर सकते और आप फियर और डाउट की वजह से वो डिसीजन को पेंडिंग भी नहीं कर सकते। तो आपको डिसीजन लेने भी पड़ते हैं। डाउट और फियर को आप मद्देनजर लाजमी रखें, लेकिन आप उसकी वजह से फैसले लेने ना रोकें। आप फैसला लें, जो आउटकम भी निकलेगा वो इंशाल्लाह अल्टीमेटली बिल्डअप ही होगा आपके बिजनेस में भी और आपको कंट्रीब्यूट करेगा। अगर वो अच्छा डिसीजन नहीं होगा तो आपके लिए एक लेसन बन जाएगा। अच्छा, जब आप खुद कोई डिसीजन लेना हो तो आप किसी को शरीक करते हैं या खुद ही से? जी, बड़े डिसीजंस में तो हम कंबाइंड डिसीजन लेते हैं, क्योंकि हम एक फैमिली बिजनेस के तौर पे भी एक्ट कर रहे हैं और फादर से मशवरा करते हैं, भाई भी सब मशवरा करते हैं जो बड़े डिसीजंस में। और फिर फादर ने हमें एम्पावर किया है डे टू डे डिसीजन सभी बिजनेसेस के अंदर। हम वो रिस्पॉन्सिबल हैं वो डिसीजन लेने के और उन्हें ऑन करने के भी रिस्पॉन्सिबल हैं। अच्छा,
ऐसा भी होता है वकार, हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं ना, हम उसको स्टिक नहीं हो जाते, हम कहते हैं अच्छा ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद हम उसी में ना खुद को समझते हैं कि हम डीमोटिवेट हो गए, यार ये फ्रूटफुल नहीं है, कुछ और करते हैं, ऐसा होता है ना। इट्स ऑल अबाउट मोटिवेशन एंड डीमोटिवेशन। आप जब मोटिवेट होते हैं, आप फैसले लेते हैं, आप एफर्ट करते हैं। मोटिवेशन ज़रूरी है किसी भी वेंचर के लिए, किसी भी जर्नी के लिए मोटिवेशन ज़रूरी है। आप जब मोटिवेट हैं, आप अपनी फुल एफर्ट उसमें इनपुट कर रहे हैं, आप अपनी बेस्ट एफर्ट के साथ जो भी आउटकम हो उसे आप एक्सेप्ट करेंगे, आप अडेप्ट भी साथ साथ कर रहे हैं। लेकिन आप कुछ फैक्टर्स आपको डीमोटिवेट करते हैं, वो सभी जगहों पे होता है, सभी बिजनेस में, सभी इवन जॉब्स में, बिजनेस में, स्टडीज़ में काफ़ी सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं। तो हम खुद से कैसे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं? आपको डीमोटिवेट नहीं होना बेसिकली। जब आप एक मोटिवेशन के साथ चले हैं तो इन फैक्टर्स को अगर आप इनसे अफेक्ट होंगे, डीमोटिवेट होंगे, आप एनर्जीज डाउन करेंगे, आपका जो फेथ है आपके वेंचर के ऊपर, आपके एफर्ट्स के ऊपर, वो शेक करेगा, तो अल्टीमेटली आपका आउटकम वो नहीं आएगा जो आना चाहिए था, और वो एक एड ऑन होता रहेगा सारा, और अल्टीमेटली आपको चंद माह के बाद वो वेंचर छोड़ना पड़ जाएगा। तो बेसिकली डीमोटिवेट ना होना भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, मैंने काफ़ी यंगस्टर्स को देखा है जो सोचते कुछ है, करते कुछ है, और एंड पे होता ही कुछ है। हमारा एक थोड़ा सा अलमिया ये भी है कि प्रॉपर काउंसलिंग नहीं है पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, इवन पीयर्स की तरफ से। पीयर्स तो खैर उसी एज ग्रुप के लोग होते हैं, तो काउंसलिंग नहीं है। ऐसे केस में जो आपके दोस्त हैं वो एक आप समझ लें इनडायरेक्टली काउंसलर के तौर पे ही एक्ट कर रहे होते हैं, आप उनसे इन्फ्लुएंस भी हो रहे होते हैं। इवन सपोज दोस्त भी हैं, आपकी क्लास के डिफरेंट लोग हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, स्टडीज़ में या स्पोर्ट्स में, तो आप उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, अपने दोस्तों के साथ देखते हैं, दोस्तों से सबसे ज़्यादा आप इन्फ्लुएंस कबूल करते हैं। तो अगर आपके दोस्त अच्छे हैं, आपकी कंपनी अच्छी है, तो डेफिनेटली आप पढ़ाई में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप या आपका जो भी फोटे है, आप स्पोर्ट्स में अच्छा जाना चाहते हैं, अगर अच्छे स्पोर्ट्समैन के साथ आपकी दोस्ती होगी तो आप इम्प्रूव करेंगे। तो आपकी कंपनी बहुत रोल प्ले करती है आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी और आपकी ग्रूमिंग में। एक बिजनेस रन किया आपने, क्या कुछ अभी तक सीखने को मिला? काफ़ी कुछ सीखा है अभी। आई वुड से कि जो कुछ भी अभी स्किल्स हैं, और मेरी जर्नी है, मेरी लर्निंग साथ साथ चलती है, मैं कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सीख रहा होता हूँ। मैंने कुछ टाइम उसके लिए डेडिकेट किया होता है, कोई नया स्किल होता है, कुछ बुक रीडिंग होती है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो लर्निंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो कभी भी आपकी लाइफ से नहीं निकलनी चाहिए। इवन अगर आप सक्सेसफुल भी हैं, आपको लर्न करना है, वो इनफॉर्मल भी हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है। अच्छा, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, जब आप अपनी कंपनी के लिए किसी को भी हायर करते हैं, कोई कैंडिडेट हो, तो उसमें आप सबसे पहली चीज़ क्या देखते हैं? सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि इनकी जो पास्ट कमिटमेंट्स रही हैं वो का शॉर्ट तो नहीं है, मतलब 2-4 माह 6 माह की कमिटमेंट्स तो नहीं है, वो रिफ्लेक्ट करती हैं उनकी डेडिकेशन को। क्योंकि आपको किसी भी जगह पे परफॉर्म करने या सेट होने के लिए 2-3 माह 4 माह आपको चाहिए। आप उस एनवायरनमेंट से यूज्ड टू होते हैं, अपने जो कमिटमेंट्स हैं, अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो डिलीवर ही तब कर सकते हैं आप। तो अगर आप फ्रीक्वेंट स्विच करने वाले हैं जॉब्स को, तो ये आपके अगेंस्ट जाता है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि साल एक जगह पे स्टे हो, लेकिन ये प्रॉपरली 100% मैं इसी के ऊपर फोकस नहीं होता। मैं जब उनके बेसिकली जो इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो सुन सकें, उसको ऑब्जॉर्व कर सकें, जो मैंने उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसको समझ रहे हैं, उसको डिलीवर भी तब कर सकेंगे जब अगर प्रॉपरली वो समझ सकेंगे। प्लस उनकी डेडिकेशन ज़रूरी है कि वो कितना डेडिकेट हैं, वो काम उस तरीके से कर सकते हैं। काफ़ी मरतबा होता है कुछ कैंडिडेट्स को हम एंगेज करते हैं और वो 2-4 माह के बाद वो नहीं उस तरीके से परफॉर्म कर पाते। तो ये चीज़ें 100% इंटरव्यू में आप अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी स्किल सेट को नहीं प्रेजेंट कर सकते। लेकिन बेस्ट अगर मैं एडवाइस दूँ यंगस्टर्स को जो जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें, आप कम्युनिकेट करना सीखें, आप मॉक इंटरव्यूज़ करें, दोस्तों के साथ आपस में मिलकर टीचर्स के साथ मॉक इंटरव्यूज़ करें। आपका जो आइस ब्रेकिंग है वो इसी में ही कवर हो जाती है।
और कम्युनिकेशन सबसे पहले, अगर आप अपना स्किल सेट या अपनी कैपेबिलिटीज़ को कम्युनिकेट कर सकेंगे, नेक्स्ट फेज़ तब शुरू होता है। और फ्रीक्वेंट जॉब्स स्विच करने से बेहतर है कि आप 6-8 माह से ज़्यादा किसी भी जगह पे रहें। वो अल्टीमेटली आपको कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस भी मिलेगा और आप अगली नेक्स्ट जिस भी जगह पे भी, जिस कंपनी में भी जाएंगे, आप परफॉर्म कर सकेंगे। अच्छा, ये जो अभी आपने कहा ना एक जगह पे थोड़ा टिक जाए, कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे जो क्या करते हैं अपनी सीवी में ना सिर्फ पढ़ाने के लिए, अपनी सीवी के पेजेस पढ़ाने के लिए वो जी स्विच करते रहते हैं, सारा जॉब एनवायरनमेंट खराब कर रखा है। नहीं, बेसिकली सीवी की लेंथ, सीवी डेफिनेट रेज्यूमे तो बेसिकली 1 पेज की होती है। हम उसके अंदर 4-5 पेजेस ऐड कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। पर्सनली 2 सेकंड पेज की सीवी का सेकंड पेज भी मैं नहीं देख रहा होता, या आई एम नॉट श्योर कि मोस्ट ऑफ HR मैनेजर्स लुक इनटू द अदर पेजेस ऑफ योर सीवी अदर देन द फर्स्ट वन। तो आपका सीवी का भी जो टॉप 2/3 पोर्शन है वही फोकस में रहता है। ओके। आपका पहला पेज भी पूरा नहीं देखा जाता, उसी में आपके एजुकेशन का स्नैपशॉट है। सेकंड, आपकी जो लेटेस्ट एक्सपीरियंस है वो काउंट करता है, ओवरऑल एक्सपीरियंस भी काउंट करता है, लेकिन जो लेटेस्ट आपकी जॉब रही है उसमें आपका जो स्किल सेट था और उसमें आपकी जो प्रैक्टिसेस थी वो इस जॉब में वही काउंट की जाएंगी। तो उसकी बेसिस के ऊपर भी डिसीजन होते हैं। हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? सक्सेस, दैट्स अ हार्ड क्वेश्चन। अभी तक तो खैर मैं इसका नहीं जवाब खुद भी नहीं मुझे मिल सका, लेकिन आई वुड से कि मैंने पहले कोट किया था कि ये लाइफ इज़ अ जर्नी, और इसमें जो कोड ऑफ कंडक्ट हमें प्रोवाइड किया गया है उसके साथ अपने फेलो पैसेंजर्स का हमने उनके लिए कितनी आसानियाँ पैदा की हैं। मैं पर्सनली समझता हूँ कि आप कामयाब हैं अगर आपसे लोगों को आसानी और सहूलत मिल सकती है। अगर आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं तो आप कामयाब हैं। कब मल्टीपल फैक्टर्स हैं सक्सेस मेजर करने के, फेम, पावर, मनी, लेकिन मेरा एक पर्सनल फ़िलॉसफी यही है कि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, और ये टेंजिबल नहीं है एक स्केल सक्सेस मेजर करने का, लेकिन ये ओवरऑल हमारी सोसाइटी को इम्प्रूव करता है। ऑलराइट व्यूअर्स, तो ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद हम करेंगे हमारा रैपिड फायर राउंड, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड विद अस। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आप सबको बताया था कि हम वकार के साथ करेंगे रैपिड फायर राउंड। तो वकार, आर यू रेडी? जी, I'm ready। चलिए मुझे बताइए फेवरेट मूवी। फेवरेट शॉशैंक रिडेम्पशन। लास्ट कौन सी देखी थी? लास्ट नाम याद नहीं मुझे। नाम नहीं याद, ये नहीं याद कि देखी कब थी? मुझे काफी टाइम हो गया, आई गेस 3 to 4 weeks आई गेस। वीक्स हो गए, मैंने कहा शायद साल के। नहीं, साल नहीं, 3-4 माह, 3-4 हफ्ते हो गए। मतलब जी, नॉर्मली नेटफ्लिक्स पे जो भी ट्रेंडिंग में हो वो देख लेते हैं। फेवरेट ड्रामा मैं देखता नहीं देखते जी। लोगों की बड़े होते हैं तो सीजन में देखे हैं। फेवरेट में आप ब्रेकिंग बैड था और पीकी ब्लाइंडर्स। ओके, बड़ी हाइप थी भाई जी, तो ये दोनों ही फेवरेट में है जी। फेवरेट कुजीन एक्चुअली मैं थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस हूँ, तो मेरा एक मोनोटोनस सा सारा चलता है। नॉर्मली डाइन आउट कम ही करता हूँ। अच्छा, वैसे मैंने देखा जो भी लोग डाइट करते हैं ना वो एक ही डल सी उनकी रूटीन होती है कि बस यही खाना है, ये नहीं समझ से बाहर पर डेली कैसे। बेसिकली हमारी रूटीन सेट हो जाती है। जो आउटसाइडर होते हैं उनके लिए मुश्किल होता है, आउटसाइडर्स के लिए मुश्किल होता है कि एक ही चीज आप कैसे खा सकते हैं। मैं तो उस्ताद हूं, तो आपको भी क्या पानी भी आपको लग जाता है? वो कहते हैं ना कि पानी भी पियो तो वो भी लग जाता है। होता है, इसका इफेक्ट भी होता है, इसका इफेक्ट भी होता है। पानी पियो तो भी इफेक्ट होता है, ना पियो तब भी इफेक्ट होता है। स्पेशली आप समझ लें कि आप डिनर पे आपने कोई ज़रा
ज़्यादा खा लिया है और फिर आप रात को बिना पानी पिए सो गए हैं, हाँ। तो आप फील करते हैं पफी फेस के साथ सुबह उठते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। पानी पीना भी, बैलेंस्ड इंटेक ज़रूरी है पानी का। अच्छा, डाइट करते हैं, चीट डे भी होगा कोई? नहीं, मैंने चीट डे रखा नहीं है, लेकिन नॉर्मली आप समझ लें वीक में एक आध दिन में हो जाता है डाइन आउट कहीं ना क्या कहीं। चीट करते हैं आप? बर्गर्स शौक से खाता हूँ, बर्गर, बीफ बर्गर्स। ऐसा तो नहीं वापस हेल्थ वहीं पे आ जाए, वैसे ही सारा फैट और जो नहीं, कंट्रोल करना पड़ता है, फिर कुछ डाइट को कंट्रोल करना पड़ता है, एक्सरसाइज को कंट्रोल करना पड़ता है। जी, जिम भी जाते हैं? जी जिम भी जाता है। फेवरेट एक्ट्रेस? फेवरेट एक्ट्रेस कोई ऐसा सच नहीं है इस कोई पर। है नहीं? नहीं, बचपन में रही है काफ़ी सारी Lollywood, जो ट्रेंडिंग रही हैं। कोई फेवरेट नहीं है? आई वुड से एन हैथवे। ओके, फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर लगता है आपकी लाइफ में कोई नहीं फेवरेट? मैं एक्चुअली मूवीज को बहुत ज़्यादा शौक से ना देखता हूँ ना फॉलो करता हूँ, तो रूटीन मेरी थोड़ी सी ऑड ही रहती है। चाय और कॉफी? कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक कॉफी? या 3 to 4 cups a day आय हाय। अच्छा without sugar. अच्छा, मुझे बताइए क्या लाहौर है? It used to be, लेकिन अब नहीं। क्यों? अब तो गर्द है। लाहौर तो बागों का शहर हुआ करता था, ग्रीनरी थी यहाँ पे। पॉपुलेटेड सिटी में सबसे जी। टॉप पर होता है ना? जी, पॉपुलेशन का इफेक्ट तो होता है, लेकिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को हमारी जो स्पेशली एग्जीक्यूशन है वो कंट्रोल नहीं करती इसके इफेक्ट को, क्योंकि आप समझ लें आप अभी यहाँ से निकलेंगे ही तो आपको गर्द नज़र आएगी एक कलमा चौक पे जो एक्टिविटी चल रही है, तो ये अफेक्ट करता है सारी सिनेरियो को। प्लस आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहे, ठीक है। वो एक डेवलप लैंड टू ग्रीनरी का जो रेशो है वो एक अर्बन सेंटर्स के लिए ज़रूरी है, वो भी हम मेंटेन नहीं कर रहे, तो आपको अब ग्रीनरी कम से कम जी कम ही दे बेसिकली। तो अभी भी लाहौर जैसी वाइब तो आपको कहीं नहीं मिलती। मैं मिस करता हूँ, स्पेशली जब मैं फॉरेन ट्रिप पे होता हूँ तो 7-8 दिन के बाद लाहौर याद आना शुरू हो जाता है। और बस मानते हैं ना कि फिर भी लाहौर ही है। जी, लाहौर है। लाहौर जैसी वाइब आपको कहीं नहीं मिलती। नहीं मिलती, ऐसी है। अच्छा, जो कमी आप महसूस करते हो स्टिल अब तक अपनी पर्सनैलिटी में, मुझे काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे करनी चाहिए थी, टाइम पे करनी चाहिए थी, वो मैं नहीं की। जी, जैसे मैं एक वेंचर है मुझे 2017 में स्टार्ट करना चाहिए था, मिस्ड इट आउट। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो हमारे साथ नॉर्मल पर्सनैलिटी के साथ चलती हैं। बाद में रिग्रेट होता है? जी होता है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, तो बाद में कर ली है तो हाँ। यू आर नेवर लेट टू डू एनीथिंग गुड यू वांट टू डू। स्ट्रॉन्ग विल होनी चाहिए कि हमने करना है, तो हो ही जाता है। आप उसके साथ आप उसे एक रिग्रेट को 5-10 साल पे ना लेके जाएं। अगर आप उसे करना चाहते हैं आप कर दें, अदरवाइज उसे स्क्रैप कर दें। आप एक अनड्यू बैगेज साथ लेके नहीं चलें, वो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर बड़ा नेगेटिवली इफेक्ट करता है। कोई रिग्रेट इसके अलावा कोई और रिग्रेट? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन गुड जर्नी सो फार, तो आई एम क्वाइट ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। तो एज सच कोई रिग्रेट है नहीं। जो एक प्रोफेशनल एक रूटीन में होते हैं, ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, और वो टाइम के साथ फेड हो जाते हैं, बस यही है। अच्छा, क्या रूटीन है आपकी? मेरा बेसिकली 10-10:30 बजे तकरीबन मैं उठता हूँ, क्योंकि रात को लेट मैंने काम करना होता है। वो फोकस टाइम होता है हमारा, प्लेटफॉर्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी काफ़ी वो रात में करना मैं प्रेफर करता हूँ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती उस टाइम। तो मैं तकरीबन 10:30 तक मैं उठ जाता हूँ और 12 बजे तक मेरा ऑफिस आता हूँ, और 5 बजे मैंने जिम जाना होता है, 4:45-5 बजे मैं निकल जाता हूँ ऑफिस से। वो टाइम मेरा सेट है, और ऑलमोस्ट 6:30-7 बजे तक मैं ऑफिस वापस आता हूँ। अच्छा। और फिर 8:30-9 बजे तक मैं यहीं पे होता हूँ उसी काम के सिलसिले में, और 9 बजे के करीब मैं घर जाता हूँ। घर जाते हो फिर अपना कुछ जी, वो तकरीबन आप समझ लें 1:30-2 बज जाते हैं मुझे सोते हैं। टोटल कितने घंटों की नींद लेते हैं आप एक दिन में? 7-7.5 घंटे हो जाते हैं सिर्फ? जी, मेरे ख्याल से ये काफ़ी है। आप अपना साइकिल बढ़ाना चाहें तो 9-10 घंटे पे लेके आ सकते, आप कम करना चाहें तो आप 6 घंटे पे भी लेके, लेकिन 8 घंटे एक सफिशिएंट है। 8 घंटे से ज़्यादा भी नुकसानदेह है, इससे कम भी नुकसानदेह है। हाँ, तो बंदा थका वैसे ही, तो कभी तो ऐसा तो बहुत ज़्यादा सो उठ के भी लगता है फिर भी नींद पूरी। जी, अगर किसी की आप समझ लें कि नींद 6 घंटे तक है
और वो आफ्टरनून में नैप ले सकते हैं, पावर नैप ले सकते हैं, तो वो उनका ये वो तो जरूर होता है, मुझे लगता है वो नैप बस कहने के तक होता है बंदा नहीं, वो आप समझ लें आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आप नैप के बाद फ्रेश होते हैं। ऐसी है तो मॉर्निंग में जब आप आते हैं ऑफिस तो 2-3 घंटे आप पीक प्रोडक्टिविटी पे होते हैं, उसके बाद हम जो फोकस टाइम है हमारा नॉर्मली वो इससे ज़्यादा नहीं है, तो आपको उसके बाद ब्रेक चाहिए या आपको पावर नैप चाहिए आफ्टरनून में, तो फिर आप रिफ़्रेश हो जाते हैं, आपके प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ जाता है। व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग काफ़ी सारे हैं, मैं नॉर्मली रीमिक्स जिम टाइम में ही सुनना होता है मुझे, एक्सरसाइज के साथ ही, तो रीमिक्स है, स्पॉटिफाई पे लिस्ट बनी हुई है, वो एक प्ले कर देता हूँ, वो लाइन में चलती है, हाँ जी, शफल पे चलती रहती है जी। कभी अकेले में गाना गुनगुनाया है? बचपन में किया होगा। अब अभी बिल्कुल नहीं अभी नहीं, बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता, इस तरफ ध्यान ही नहीं होता आपका? नहीं, बेसिकली मैं तकरीबन 1 घंटा तो कम से कम मैं म्यूज़िक डेली होता ही है एक्सरसाइज के साथ, तो उसमें कोई अच्छा सॉन्ग जो लगता है वो आ जाए तो उसके साथ एक पूरी वाइब बन जाती है, तो इससे ज़्यादा नहीं होता, गुनगुनाने वाला नहीं होता। शेर और शायरी का शौक है? जी, मैं करता भी रहा हूँ। वाह जी, कुछ तो मुझे आप में ड्राइनेस से हट के थोड़ा लगा, वरना नहीं, शेर और शायरी मैं बचपन में भी की थी, अभी तो आप समझ लें 1-2 साल बाद कोई एक आध आमद होती है, हाँ जी, वो नोट कर लेते हैं। कोई आपका शेर? महदूद सी हस्ती का लामहदूद सफरनामा, खुद से शुरू होकर खुद तक ना पहुंच पाना। वाह जी, क्या बात है। तो ये एक शेर है। कभी डांस किया? जी, शादी पे भाइयों के, नहीं आता नहीं है, आता नहीं है, भंगड़ा डाल लेते हैं, रैंडम सा आता नहीं है, हाँ जी। तो डांस किया था आपने? जी, भाई की शादी पे, एक दोस्त की शादी पे भी किया, आई गेस 3-4 साल पहले। 3-4 साल पहले जी। ओके, तो घर वालों ने क्या कहा कि सही तो करते हो डांस, और क्या चाहिए? नहीं, मैं आई वोंट रेट माई सेल्फ एज अ गुड डांसर तो डांस इज नॉट माई फोर्टे। ओके, योर रोल मॉडल? मेरे फादर, और उसके बाद मैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी को काफ़ी फॉलो करता हूँ, उनकी रीडिंग्स को, अल्लामा इकबाल को ने काफ़ी इंस्पायर किया है उनकी राइटिंग्स ने, और ये चंद एक मॉडल्स हैं जो मैं फॉलो करता हूँ। सूफीज़म पे बुक्स काफ़ी मैंने रीड की हैं, तो उनमें एक इम्पॉर्टेंट करैक्टर है शम्स तबरेज़, उनको भी मैं फॉलो करता हूँ। सही है। ओके, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि व्हाट मेक्स अ गुड लीडर? गुड लीडर, एक लीडर बनने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, लाइक डेडिकेशन है, ऑन टॉप कमिटमेंट है, अपनी कम्युनिटी के साथ कमिटमेंट है, और लीडर में भी आप ये समझ लें एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का लीडर है, और एक ओवरऑल आप समझ लें कि सपोज अगर मैं इसे लूँ कि आप एक लोकेलिटी के लीडर को लेते हैं, उसकी प्रायोरिटी, उसका जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू सम इंटरनेशनल लीडर्स, उनकी प्रायोरिटीज़ अप्रोचेस डिफरेंट होती हैं। तो लीडरशिप रोल्स के लिए आपको सबसे पहले कॉज चाहिए, उस कॉज के साथ कमिटमेंट चाहिए, उस कॉज के साथ जो कमिटमेंट आपकी है, जो आपने गोल्स बनाए हैं उसे अचीव करने के लिए आपकी डेडिकेशन चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए। हमारा यहाँ पे लीडरशिप के मायार काफ़ी चेंज हो चुके हैं। हमारे यहाँ पे लीडर उसी को माना जाता है जो कुर्सी पे बैठा है, जो डिसीजन मेकिंग का पार्ट है। हमारे यहाँ पे कोई सेट कंपोजिशन नहीं है लीडर की, हालांकि ये डेफिनेशंस नहीं है, वो एक ऑफिस होल्डर ज़रूर होता है, वो लीडर ज़रूरी नहीं है कि वो लीडर हो। लीडर बग़ैर किसी ऑफिस के भी अपनी कम्युनिटी और इवन इंटरनेशनल कॉजेज़ को भी वो साथ लेके चलता है, उनको उनके सेट गोल्स को मटीरियलाइज भी कर लेता है। अच्छा बता, मुझे बताया जब आपने अपना ये स्टार्ट किया था सारा बिजनेस, तब मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या था? पहले तो हमारा उसकी डेवलपमेंट पे फोकस था, और जनवरी में हमने लॉन्च किया है। जनवरी के बाद से हम मार्केटिंग को एक्टिवली देख रहे हैं। सही है। और स्ट्रेटजी में हमारा मेन था कि हम सबसे पहले जो ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू हम इसको प्रमोट करेंगे,
यूज़र बेस डेवलप करेंगे, हमारी ऐप की इंस्टॉलेशन इंक्रीज़ करेंगे। उस केस में हम SEO पे PPC कैंपेन्स के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं ऑलरेडी। हम सेलर्स को ऑनबोर्ड कर रहे हैं कि आप अपनी शॉप को यहाँ पे सेटअप करें, और कस्टमर्स को भी हम अप्रोच कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू और ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू। तो अभी हम इस फेज़ में हैं, अपनी कस्टमर बेस इंक्रीज़ करने के फेज़ में है। हमारा मंथली एक्टिव यूज़र 50+ अल्हम्दुलिल्लाह रीच कर गया, और ऐप इंस्टॉल्स भी अल्हम्दुलिल्लाह इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो अभी हमारा फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स हमें अपने यूज़र बेस जो है वो उसको ब्रॉडन करना है, और इसके बाद फिर हम एक मैस मार्केट की तरफ इंशाल्लाह आएंगे जिसके अंदर BTL एक्टिविटीज़ भी होंगी। अच्छा वकार, मुझे बताएं आपकी बिजनेस जर्नी जो इतनी टू लॉन्ग है, तो इसमें अगर आपको कुछ भी चेंज करने का कभी मौका मिला तो क्या करना चाहेंगे? मेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि जो डिसरप्टिव मॉडल मैंने अभी स्टार्ट किया है, इससे मुझे काफ़ी पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था। मैं आई एम अ बिट लेट इन दिस, लेकिन एक सेंस में तब मार्केट इतनी मैच्योर भी नहीं थी, ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड भी नहीं था, और ये स्पेसिफिक हमारा जो मार्केट सेगमेंट है इसमें तो ट्रेंड अभी भी नहीं है। लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म होने की वजह से बायर सेलर्स आपस में कनेक्टेड हैं। जो सेलर्स हैं उनकी बेसिकली वो रिव्यूज़ भी मेंटेन किए जा रहे हैं, और उनके सिंगल प्रोफाइल पे उनके रिव्यूज़ सारे जो बायर्स हैं उनके लिए होंगे कि वो उसको देख सकें कि जिस बंदे के साथ वो बिज़नेस करने जा रहे हैं उसने मार्केट में बाकी लोगों के साथ कैसे बिहेव किया। प्लस उन्हें एक ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, वो मल्टीपल सेलर्स की प्रोडक्ट और प्राइसिंग को कंपेयर कर सकेंगे। तो ये बेसिकली मार्केट की इनएफिशिएंसी जो है इससे काफ़ी कम हो जाएगी। मैं फील करता हूँ हमारी मार्केट में ये प्रोडक्ट पहले भी आनी चाहिए थी। मैं लेके आता या कोई भी जी दे रहा है दुरुस्त है जी। चलिए मुझे बताएं कि आपके बिजनेस में ऐसी क्या चीज़ है जिस पे आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहेंगे, कभी भी? बेसिक तो किसी भी बिज़नेस की जो वैल्यूज़ हैं वो सेट ही इस तरीके से की जाती हैं कि उन पे कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। अगर आप फ्यूचर में किसी चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आपको अपने वैल्यू लिस्ट में रखनी नहीं चाहिए। तो अब जैसे ट्रांसपेरेंसी पार्ट है हमारे बिज़नेस का, रिव्यू मॉडल है हमारे बिज़नेस का, ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। क्योंकि जब आपके एक सेलर की शॉप चल रही है, वो कुछ नेगेटिव रिव्यूज़ को रिमूव करना चाह रहा है, तो वो शायद हमारे लिए लुक्रेटिव भी हो, लेकिन हम कभी भी अपनी वैल्यूज़ के अगेंस्ट जाके इस तरह का काम नहीं करेंगे जो एक डिसेप्टिव मार्केटिंग में आ जाता है। तो इसी तरीके से हमने अपनी वैल्यूज सेट की हुई हैं और उनके ऊपर हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ऑलराइट। ओके वकार, एक क्वेश्चन मैं हर किसी से करती हूँ, आपके नज़दीक ज़िंदगी क्या है? बेसिकली जर्नी है ज़िंदगी। ये एक जर्नी है जिसमें हमें टेस्ट भी किया जा रहा है, और काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी सारी इसकी डेफिनेशन हो सकती हैं, आंसर्स हो सकते हैं। लेकिन इस जर्नी में जो आपके साथ आपके हमसफ़र हैं, आप इस जर्नी में आपके साथ शामिल हैं, आपका उनके साथ कैसा बर्ताव रहा है, आपने लोगों के लिए कितनी आसानियाँ पैदा की हैं, इस जर्नी के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट आपके लिए सेट कर दिया गया था, जो मैनुअल आपके हाथ में थमा के आपको भेजा गया है, आपने उसको उस मैनुअल को कितना फॉलो किया। सही बात। ये सभी चीज़ें आपके लिए मैटर करती हैं, और इस एक्टिविटी ये आपका जो कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट आपका जो है इस सारी जर्नी में, वही डिपेंड करता है कि आपकी डेस्टिनेशन क्या होगी। बिल्कुल सही बात। सो ऑलराइट वकार, थैंक यू सो मच आपका वक्त देने के लिए। Alright viewers, so this is all for today. I'll catch you all with a new mehman and a new episode. Till then, I'm signing off.